Hello guys, we are live now. Okay, so in the today's class we will learn and do some exercise about the uh, that exercise gravitation. So सभी लोग अपनी NCERT खोल लीजिए and hurry up. So here we have this sheet of exercises जो कि मैंने वर्कशीट तैयार की है और उससे पहले वाले हैं कुछ एग्जांपल्स हैं and उससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. सो इफ़ यू वांट द इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स ऑल आर कवर्ड इन दिस, तो वो मैं इसमें कर दूंगा. अदरवाइज अभी जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको सारे के एक एक क्वेश्चन, आपको 22 क्वेश्चंस हैं. सो फ्रॉम 18 टू 39, ठीक है. देर आर टोटल 22 क्वेश्चंस. आप लोग एनसीईआरटी खोल के बैठिए और फिर हम लोग उसको एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है. चलिए जी. सो सभी लोग आ जाइए लाइव फटाफट, जल्दी 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 ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए. So now we are live. Kindly like the kindly like it and give me your attendance, and who is online, whosoever is online, ठीक है. जल्दी आ जाइए. फटाफट आ जाइए सभी लोग. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम लोग आज के लाइव सेशन में. जो भी बच्चे हैं 9th क्लास में फटाफट ज्वाइन कीजिए. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. How does the force of gravitation between the two objects change when the distance between them is reduced to half? Is reduced to half. Okay. How many of you are live? सारे आ गए? Okay, so two are watching. Prityanshu, Prityanshu, Shashikant, Shivan Shukla, Ayush. Very good. Hi everyone. चलिए शुरू करते हैं. फटाफट आ जाइए सब लोग. Good. If you are doing this, if you are doing this, good. हम अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है. और सभी लोग एक काम कर रहे हो, सभी लोग एक्सरसाइज जो है ना एनसीईआरटी की वो खोल के बैठो. देखो आपको करना क्या है.
कि मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आपको, बट आपको एक चीज़ और करनी है कि अपने सामने एनसीईआरटी लेके बैठिए आप लोग। एनसीईआरटी लेके बैठिए और आप उसको क्वेश्चन आंसर जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा क्वेश्चंस, उनको आप देखिए कि क्या पूछा गया है उसमें और कैसे सर ने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं उसको वहीं पे नोट कर लीजिएगा। जल्दी आ जाइए सभी लोग। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको, सही दिख रहा है? ठीक है, इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? शेरी, ओके, हाय शेरी। ठीक है, सो हाय शेरी। आप, लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज शोभित। ओके, चलिए जी। देखो हाउ डज, इसमें लिखा हुआ है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। हाफ कर दिया गया है, मतलब जो नया डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू d/2। ठीक है, अब जरा देखो इसमें थोड़ा, उप्स, चलो जी देखो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओ ओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से दिस इज मास m1 एंड देयर इज अनदर मास m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो इस टाइम पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा Gm1m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ रहा है? अब हमने क्या किया, सिचुएशन चेंज कर दी। अब इसकी जगह डिस्टेंस जो है वो हमने रिड्यूस कर दिया है d/2। नाउ द डिस्टेंस इज d/2, अब आधा कर दिया है। ठीक है, तो जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, Gm1m2 डिवाइड बाई d/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो दिस विल बी Gm1m2 डिवाइड बाई d²/4। क्लियर है ये? अच्छा, इसको जब आप लिखोगे तो Gm1m2 डिवाइड बाई d²। क्लियर हुआ ये? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? से यस और नो। ठीक है, तो अगर हमने इसको इक्वेशन 1 बना लिया, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, जो एफ डैश निकल के आया वो इतना आया। तो ध्यान से देखो, क्या इसकी वैल्यू एफ के बराबर है? तो हम इस पूरे की जगह एफ लिख सकते हैं, तो एफ डैश विल बी 4 टाइम्स एफ। तो जो नया फोर्स होगा उनके बीच में दैट विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स the previous one. So it will increase by the factor of, so it will, the new force, it will increase by, increase by the factor of 4। क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको समझ में आया? सभी लोग आ गए? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। The gravitational force act on all the objects in proportional to their masses. Then why a heavy object does not fall faster than a light, does not fall faster than a light object? ठीक है, सभी पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब सेम लगता है, बट जो हैवी वाला होता है वो फास्टर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए हम लोग जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप एक्सरसाइज का देखते रहिए। ठीक है ना, आप एनसीईआरटी खोल के बैठिए, वहां पर एनसीईआरटी में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है, दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पर एक्ट कर रहा होता है। देखो क्या लिखा है, देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द ऑन एन ऑल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस होता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा तो m1 इंटू m2 होता है।
ये होता है। प्रोपोर्शनल जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या हैवी ऑब्जेक्ट के पर मास ज्यादा होगा उसके पास, तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन सेम ही दोनों सेम ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। ऐसा क्या है, चलो इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो हैवी मास होगा तो उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, बट एक चीज देखो यहां पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो क्या इस एक्सप्रेशन में मास ऑफ द बॉडी इंक्लूड है क्या? इस एक्सप्रेशन में ये नहीं आया है, देखो मास ऑफ बॉडी इसमें आया ही नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं आया है तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर कोई हैवी है और कोई अगर लाइट है, दोनों का एक्सेलरेशन, लाइट ऑब्जेक्ट है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर हम यहां पर एक चीज और मेंशन करेंगे, दैट नो एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो, ठीक है ना, ये क्लास में मैं डिस्कस करा चुका हूं, और ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताया था कि अगर एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर दें या बिल्कुल वैक्यूम लेंगे तो यहां पर दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम। क्लियर हुआ यहां तक? इसलिए हैवी वाला फास्टर नहीं आएगा, वो भी उतने ही टाइम में आएगा, उतना ही एक्सेलरेट करेगा जितना लाइट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विथ अर्थ एंड 1 kg of object on its surface and the mass of earth is this and the radius is this। ठीक है, चलो जी देखते हैं जी इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यू सी क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी देखो, ओके, सो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। सो अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg, और अर्थ जो है उसका रेडियस दे रखा है तुमको 6400 किलोमीटर। ठीक है ना, तो आपको आर की वैल्यू दे रखी है, आर कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। एंड द मास ऑफ अर्थ इज गिवन 6 इंटू 10⁻, जरा देखो कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻24 kg, 24 kg दे रखा है। ठीक है, तो अब यहां पर जब वैल्यू रखोगे, जी की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर। तो इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे यहां पर, चलिए जी पुट करते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24, एंड ये जो मास दे रखा है, ऑब्जेक्ट का जो मास दे रखा है तो वो 1 kg दे रखा है, डिवाइड बाई आर जो रेडियस है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 6400 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करोगे। सो दिस होल कैलकुलेशन इफ यू डू दिस, जरा ध्यान से देखो, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये आपका टास्क है, ठीक है ना, यही टास्क है, इस कैलकुलेशन को करना है, तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई मास। ठीक है जी, तो इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आएगा, 9.8 आएगा। ठीक है, and multiplied by this whole number, this whole numerical value will give you 9.8 multiplied by 1, so this will be 9.8 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, स्कूल में यूनिट के साथ करते हैं, तो हाँ आप इसको यूनिट यूनिट डाल दीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर आपको जब यूनिट डालोगे तो फिर यूनिट का भी वो कैंसिलेशन करके आप दिखाना पड़ेगा,
चलो जी, तो हाँ वैसे करके अगर आप चाहते हो तो मैं वैसे करके आपको दिखा देता हूँ। देखो जी, ठीक है। चलो देखो, अब आप जैसा आप कह रहे हो वैसा ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये इसको ऐसे लिखोगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हो जाएगा, दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻24 केजी इंटू 1 केजी, डिवाइड बाई 6400 इंटू 10⁻3 और ये हो जाएगा, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, केजी स्क्वायर से ये दोनों केजी कट जाएंगे। सो द आंसर विल बी ओनली इन न्यूटन। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1 न्यूटन, डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁵ और उसका स्क्वायर कर दोगे, तो 6.67 इंटू 6 इंटू डिवाइड बाई आ जाएगा 64 का स्क्वायर, और ऊपर देखो जरा 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 10⁻, ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 6.67 इंटू 6.67, कुछ कह रहे हो क्या? देखो, एक्चुअली क्या है कि वो लेंदी हो जाएगा अगर आप सारी चीजें, एक चीज आप याद रखना, यहाँ पर रखना क्या है याद आपको, देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, स्कूल में बताया था सर ने, स्कूल में सर ने बताया था, हाँ वैसा ही करके चलो, ठीक है। लेकिन अगर आपने सारी चीजें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर ली हैं, ठीक है, अगर आपने जो भी चीजें यहाँ पर जी, एम, डी, ये सब ऐसा यूनिट में ही लिया है, तो आंसर फिर फोर्स का ऐसा यूनिट में ही निकल के आएगा। तो आपको बस ये देख ध्यान देना है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो ऐसा यूनिट में, तो फोर्स का ऐसा यूनिट में आ जाएगा फिर, ठीक है। बट अगर आप वैल्यूज रखोगे तो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप गिवन लिख लो और उस गिवन में आप ऐसा यूनिट्स के साथ लिखो, अदरवाइज फिर आपको इस तरीके से कैंसिल कैंसिल करके दिखाना, तो वही चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इंटू 6 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा माइनस का 21 प्लस 24 डिवाइड बाई 64 एंड उसका स्क्वायर, ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। समझ में आ गया ये? चलो, हो गया ये क्वेश्चन। अगला देखो, ओके सो 21 क्वेश्चन इधर पे, आपकी आपकी बुक में कौन सा फोर्थ क्वेश्चन होगा ये, देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन। तो द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स ग्रेटर देन और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है अर्थ लेट से, ठीक है, और ये है इसका मून, ठीक है। तो अर्थ और मून, तो फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, देखो ये है फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, एंड इधर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। ये दोनों फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखो हमने बोला था ना कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जो ये फोर्स होता है ये नेगेटिव ऑफ एम ई होगा, ठीक है। तो यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड वैलिड होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज, ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे, और बट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो ये ना तो ग्रेटर होगा ना स्मॉलर होगा। रीजन क्या रहेगा इसका, आपको बताना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रहा है, इक्वल रहेंगे, वेरी गुड हीर, गुड हीर, आयुष सेम फोर्स, गुड, प्रत्यांशु थर्ड लॉ, यस एक्चुअली ये थर्ड लॉ ही लग रहा है, तो वहां पे इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, गुड गुड गुड। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्या, इफ द मून अट्रैक्ट्स अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ठीक है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून।
मून की तरफ क्यों नहीं जा रही है? चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अगर ये मून है, ये मून अर्थ पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, ठीक है, क्लियर है, तो ये इसकी तरफ मूव क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, तो चलो जी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून विल बी मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाई इट्स एक्सलरेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर मैं एक्सलरेशन ऑफ अर्थ देखूंगा तो फोर्स डिवाइड बाई मास हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये, समझ में आया ये? तो मास ऑफ अर्थ इज वेरी हाई, वेरी लार्ज, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा। इनवर्स रिलेशन आया ना, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्लियर हो गई बात ये? तो मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अर्थ, एज कंपेयर मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मून, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो अर्थ का बहुत ही कम होगा। ठीक है, क्लियर होगा ये? क्लियर हुआ ना ये, समझ में आया ये? ठीक है, तो जब आप मास ऑफ अर्थ रखोगे 6 × 10⁻²4, देख रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू है, 24 kg। जब इसको आप जो भी फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको करोगे तो एक्सेलरेशन देखो बहुत ही ज्यादा कम आ जाएगा, ये समथिंग 0.0000 समथिंग कुछ चलेगा। ठीक है, तो फिर बहुत ही कम होगा, तो वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपको सीधा एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What happens to the force between the two objects if the mass of one object is doubled? ठीक है, गुड आयुष, गुड। चलो जी, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर एक एक का मास दो में से एक का डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, और फोर्स का, चलो जी, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अगर डिस्टेंस इनके बीच में डबल्ड और ट्रिपल्ड कर दिया जाए और मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। ठीक है जी, चलो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट सिचुएशन, कि अगर किसी एक मास को हमने डबल कर दिया है, ठीक है, तो जो पहले फोर्स लग रहा था वो रहेगा G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और जो नया फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? G, हमने 2m1 इंटू m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है जी, इतना हुआ। तो अगर हमने मास को डबल किया, सो दिस विल बिकम 2G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, यू विल गेट f डैश अपॉन f। देखो जरा, ये f डैश 1 वाली 2 वाली इक्वेशन को 1 से किया है, तो f डैश अपॉन f विल बी इक्वल टू 2G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर डिवाइड बाई G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये तो कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2, विच इज इक्वल टू न्यू फोर्स विल बी 2 टाइम्स f हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स f, तो डबल हो जाएगा। वेरी गुड हीर, आयुष 2f, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो जी, अब जो सेकेंड पार्ट था उसमें बोला था कि डिस्टेंस को, उसमें दो पार्ट हैं, या तो डिस्टेंस को, ए पार्ट डिस्टेंस को डबल करना था, और बी पार्ट है उसमें कि डिस्टेंस को ट्रिपल्ड करना है। ठीक है ना, डबल करना है और ट्रिपल करना है, तो फोर्स गेट डबल्ड एज वेल। नो नो नो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है, डबल हो जाएगा। आह, अच्छा, पहले वाले केस का बता रहे हो ना आप, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब जो इस वाले सिचुएशन को अगर लोगे, तो पहले जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2 एंड द डिस्टेंस इज d। अगर इस डिस्टेंस को हम लोगों ने डबल कर दिया, लेट्स से डबल कर दिया, 2d कर दिया, ठीक है ना, m1 m2 के बीच में डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया। सो तो अगर डिस्टेंस बढ़ाते हो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, है ना। अगर इसको, तो न्यू फोर्स विल बी, देखो, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू डी डैश स्क्वायर। तो अगर f डैश अपॉन f करोगे तो ये बन जाएगा d स्क्वायर डिवाइड बाई डी डैश स्क्वायर।
बोलो जी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2/1 करूंगा तो ये इस तरीके से रेशियो मिलेगा आपको। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो जो नया फोर्स होगा दैट विल बी, अगर डी स्क्वायर रखोगे इधर, अपने 2D किया और स्क्वायर कर दिया, तो देखो जरा, ये ऊपर जाएगा डी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4D स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 एफ हो जाएगा। बोल भैया, समझ में आया क्या? ठीक है, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इट विल रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, एंड सेकेंड सिचुएशन की अगर डी डैश इज इक्वल टू 3D हो जाएगा, तो एफ डैश अपॉन डी, एफ विल बी डी स्क्वायर अपॉन डी डैश स्क्वायर। इसी में फिर से पुट कर दो, इस बार 3D रख देना है आपको, 3 टाइम्स कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 9D स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, तो एफ डैश अपॉन एफ, जरा देखो, एफ डैश अपॉन एफ विल बी इक्वल टू 1/9। तो जो नया फोर्स होगा वो 1/9 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं आज 10th की क्लास नहीं हो पाएगी, आज सिर्फ 12th की क्लास होगी। ओके, ठीक है, आज सिर्फ 12th, सॉरी 9th की क्लास होगी, 10th की नहीं हो पाएगी यार। ठीक है, चलो जी, कितने क्वेश्चन हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? काउंट करके बताओ उधर पे कितने हो चुके हैं, हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हैं? ओके, हाय क्विज मास्टर, हाय क्विज मास्टर, हाय, kindly like and subscribe. Okay, if you are new to this channel, please subscribe my channel, sharing. Okay, good, 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, चलो जी, तो व्हाट इज, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगे? ठीक है, ये 9th की क्लास चल रही है क्विज मास्टर। ठीक है, 6 हो गए। 7th क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले ने मोशन ऑफ planets around sun is explained by the, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तीसरा, अक्रेंस ऑफ टाइड्स इन सी, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक है, force will bind, yes, the atmosphere on earth, atmosphere on earth, atmosphere on earth, hello hello, anonymous, who is this guy? ठीक है, kindly subscribe। ठीक है, ओके, सो atmosphere on earth is, तो earth binds, atmosphere on earth is bounded by universal law of gravitation। ओके ओके, गुड। फिफ्थ, नेक्स्ट और क्या है, वी ऑल आर ऑन दिस, 10th की क्लास आज नहीं होगी, आज 10th की क्लास नहीं होगी, आज 9th के ही क्वेश्चंस करवा पाऊंगा, 10 बजे से नहीं ले पाऊंगा मैं, 10 बजे से नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आप लोगों की कल मैं क्लास लूंगा। ठीक है, ओके, ठीक, समझ में आया? एटमोस्फेयर ऑन अर्थ इज बाउंडेड बाय
दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, या फिर कहे अर्थ बाइंड्स इट्स एटमोस्फेयर अराउंड इट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अर्थ बाइंड्स एटमोस्फेयर, वेरी गुड शिवांश शुक्ला, सोलर इक्लिप्स, इक्लिप्स, ठीक है ना, ये भी हो गया, एक ये इंपॉर्टेंस रोल हो गया। और क्या है, वी ऑल, जितनी भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, अर्थ बाइंड एटमोस्फेयर एंड टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, ये लिख सकते हो, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, टेरेस्ट्रियल, यस यस, किंग, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रेनफॉल, वेरी गुड, रेनफॉल, सॉरी, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, ये मैंने आपको सारे नोट्स में लिखवाए थे ना, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सोलर सिस्टम, यस, वो सारा इसमें आ जाएगा, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना। सो ऑल दीज आर because of the universal law of these all phenomena are explained by the universal law of gravitation, ठीक है, समझ में आ गया आपको। गुड, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। चलो जी, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, क्वेश्चन नंबर 8, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट दिस इज ग्राउंड, और ग्राउंड से ऊपर आपने कोई भी चीज अगर ऐसे छोड़ दिया है, तो u इक्वल टू 0 ड्रॉप किया, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, बिकॉज नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर, ड्यू टू द, ठीक है, दिव्यापुर के आए थे ठीक है, चलो, ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इस फोर्स की वजह से नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही बात, ये ए की जगह हम लोग जी यूज करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह हमने यहां पर क्या लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आ रहा है। तो जब भी आप किसी चीज को छोड़ते हो तो वो फ्री फॉल करता है। द फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो द मोशन अंडर द ग्रेविटी ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वही ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो बॉडी के अगर फोर्स लग रहा होगा तो वो एक्सेलरेट करेगी, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड प्रत्यांशु, समझ में आ गया होगा आपको ये। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम होता है ग्रेविटी, याद रखना क्या होता है, ग्रेविटी, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन को हमने यहीं कर लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। Amit buys a few grams of gold at the polls as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agreed with the weight of the gold bought? If not, then why? क्यों उसके वेट पर, एक बार एट्थ वाला समझा दीजिए सर। ओके देखो, एट्थ वाला जो क्वेश्चन है, एट्थ वाला क्वेश्चन जो है अच्छा, एट्थ वाले में प्रत्युषा को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। चलो जी देखो, एट्थ वाले में क्या, अगर कोई आप ऑब्जेक्ट छोड़ते हो तो वो उस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बोलो, ठीक है। तो जब फोर्स,
ठीक है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इस पर नीचे, ये जब इसको छोड़ोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब भी फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पर तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ? ठीक है, क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो अगर ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो द बॉडी विल एक्सेलरेट टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल? दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया ये क्लियर? नाइन्थ का क्वेश्चन क्या था? नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है उसको ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट इज, ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, तो एक लड़का अमित है, उसने कुछ गोल्ड खरीदा है पोल पर, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। वहां पे जब उसने किसी उसके दोस्त ने बोला होगा कि गोल्ड खरीद लेना वहां पे, तो वो पोल पे था उस टाइम पे, तो पोल वाली जो कंट्रीज थी वहां से उसने गोल्ड को खरीद के लेके आया। ही हैंड्स ओवर द सेम विद ही व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर, और जो उसका दोस्त था वो इक्वेटर पे था, तो इक्वेटर पे उसके दोस्त से जब वो मिला तो उसने वो गोल्ड उसको हैंड ओवर किया। तो क्या वो उसके वेट से एग्री करेगा या नहीं करेगा? और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? चलो जी, सपोज करो आप और आपका दोस्त, ठीक है ना, आप और आपका दोस्त, सपोज दैट दिस इज अर्थ। तो अर्थ का जो शेप है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से ड्रॉ करता हूं आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो देखो जरा, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे समझिए, अब बढ़िया से समझ में आएगा आपको। चलो जी, तो ये हो गए अर्थ के ऐसे, देखो, तो ये हो गई इक्वेटर। क्या हो गई? इक्वेटर। और ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? पोल। तो जरा देखो ध्यान से, ये जो रेडियस होगी ये होगी पोल की रेडियस, और इसको बोलते हैं इक्वेटर की रेडियस। ठीक है, तो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है Gm/r² होता है रेडियस ऑफ अर्थ और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये रेडियस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी। तो अब जरा ध्यान से देखो, रेडियस ऑन इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। ठीक है, तो जो रेडियस पर अगर इक्वेटर देखोगे तो यहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल। पोल पर कितनी रहती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो अगर यहां पर जी कम है, ठीक है, तो अगर वेट निकालना है तो यहां पर एम का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो दोनों साइड अगर एम का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वेट ऑन इक्वेटर विल बी लेस देन द वेट ऑन द पोल। तो आप दोस्त क्या बोलेगा? दोस्त क्या बोलेगा कि यार वहां पर तुमने बोला कि वेट इतना था, है ना, यहां पर वेट कम आ रहा है। तो वेट अगर कम आ रहा होगा तो फिर वेट कम आ रहा होगा तो वो अग्री करेगा? नो, ही विल नॉट अग्री। क्या आंसर लिखोगे? ही विल नॉट अग्री विद द वेट। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज जी एट द इक्वेटर इज लेस देन द जी एट द पोल। और वो उसका एक्सप्लेनेशन यहां से दोगे कि सिंस जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, और रेडियस अलग अलग क्यों है? क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, अर्थ का शेप थोड़ा ओवल इलिप्टिकल है, चपटी है। तो ऊपर रेडियस ऑफ पोल इज लेस। ठीक है ना? इज दिस बेनिफिशियल? नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट इज नॉट। देखो ऐसा है, अगर हम लोग उसको बात करें बेनिफिट की या फिर उस चीज की बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, क्योंकि यहां की जो मशीन्स होंगी, ठीक है ना, वो यहां की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कैलिब्रेट करके रखते हैं। ठीक है ना, ये बात समझना। तो जो पोल पर कंट्रीज हैं, ठीक है, तो पोल पर अगर आपको ग्राम में चाहिए, सपोज करो आपको 20 ग्राम गोल्ड चाहिए था,
तो वो जो 20 ग्राम गोल्ड यहाँ की मशीन पर जब वो निकाला जाएगा तो वो जो मशीन्स हैं वो वहीं के हिसाब से, है ना, वहीं के हिसाब से वो कैलिब्रेट होकर रखी जाती हैं। और जो यहाँ पर वेइंग मशीन होंगी, ठीक है, वो यहाँ इक्वेटर के हिसाब से कैलिब्रेट होंगी कि यहाँ की जी अलग है। लेकिन वही है कि अगर वही सेम मशीन को तुम यहाँ यूज करोगे तो फिर आपकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, तो फिर वो यहाँ पर बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेट कम दिखाएगा और फिर वो जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो कम का बेचेगा। क्लियर हो गई बात ये, समझ में आ गया ये? चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्या होगा। Why a sheet of paper falls slower than one that is crumbled into the ball? जब बॉल में कन्वर्ट कर देते हो तो वो स्लोअर आती है। जैसे पेपर है, अगर ये सपोज करो ये पेपर है और इसी को हमने बिल्कुल क्रश कर दिया है, तो क्रश करने या ऐसे क्रम्बल करके एकदम, तो तब क्या होगा, ये फास्ट आएगा, ये फास्ट आएगा और ये स्लो होगा। ये स्लो क्यों है? क्योंकि देखो दोनों का मास तो सेम ही है, दोनों का मास सेम है, समझ में आ रही बात? ये दोनों का मास m ही रहेगा, लेकिन इस पेपर पर ऊपर की तरफ एयर ड्रैग लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, समझ में आ रही बात? ये एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और लगेगा तो खैर इस पर भी एयर रेजिस्टेंस, बट इसका सिंस आपने उसका एरिया कैसे कर दिया, बिल्कुल बॉल के फॉर्म में लेके आ गए हो, तो अब इस पे एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, समझ में आ रही बात? ये एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एयर रेजिस्टेंस रीजन देना है। यहां पर जो एयर रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से यहां पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जो रेजिस्टेंस लग रहा है लेट्स से R2 रेजिस्टेंस है, इधर पे रेजिस्टेंस R1 एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये R1 इज ग्रेटर देन R2, इसी की वजह से ये वाला ज्यादा लग रहा है, ये वाला कम लगेगा, तो ये वाला जो पेपर है जो पूरा फोल्ड नहीं किया है वो स्लो स्लो आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, ऊपर की तरफ धक्का ज्यादा लग रहा होगा। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। यस, L फॉर लॉयन, L फॉर लोधी, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज only 1/6 times the gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of 10 kg object on the moon and on the earth? 10 kg ऑब्जेक्ट, उसका 10 kg है ऑब्जेक्ट का, उसका वेट मून पर कितना होगा और अर्थ पर कितना होगा, जरा ये देखते हैं। चलो जी, तो हमको मास दे रखा है उसने, 12th वाले में मास दे रखा है उसने 10 kg, ठीक है, और उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि फोर्स ऑन अर्थ, फोर्स ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द फोर्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है, इतना समझा दिया उसने। तो यहां पर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना जी, बोलो जी। ग्रेविटी ऑन द मून 1/6 टाइम्स द मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ठीक है। तो वी कैन से दैट ये m से m कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। इतना समझ में आया आपको? ये इंफॉर्मेशन समझ में आई आपको? चलिए जी, अब हम वेट निकालेंगे, तो वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू m इंटू जी ऑन द मून, ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो मास है हमारे पास 10 kg, ये मास ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज, अगर ये आप 9.8 लोगे तो ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 6 न्यूटन, इतना लगेगा। और इसको जरा डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, और फिर ये कितना आएगा 16 पॉइंट समथिंग 3 अराउंड आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज वेट ऑफ दैट मास ऑन द अर्थ, तो m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो ये 10 इंटू 9.8 रखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 98 न्यूटन, कितना होगा 98 न्यूटन। क्लियर हो गया ये, समझ में आया ये?
समझ में आ रहा है आपको? ठीक, गुड। सब लोग देख रहे हैं ना? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? A ball is thrown vertically upward with the velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises. चलो जी, and the total time it takes to return on the earth's surface. चलो जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, तो ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगी जब यहां पर ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। ठीक है, तो आप यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे अंडर द ग्रेविटी। अच्छा, एक और चीज है, अपवर्ड मोशन है तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, और नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे। तो यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, नॉट, हमको तो एच निकालना है ना, तो टाइम तो दे ही नहीं रखा है इसमें, तो टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा। चलो जी, यहां पर देखो, तो हमको निकालना है क्या, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वाली इक्वेशन आप लोग यूज कर लोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 49, उसका स्क्वायर कर दोगे, और g की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो -2 इंटू 9.8 इंटू एच। क्लियर हो गया? ये थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, सो दिस विल बिकम 49 इंटू 49 विच इज इक्वल टू माइनस, इसको जरा देखो कितना बनेगा ये, 19.6 इंटू एच। क्लियर हो गया? तो एच मैक्स जो निकलेगा यही होगा, एच मैक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये हाइट जो होगी एच, ठीक है, ग्राउंड से फेंका गया तो ये एच हाइट, दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया था, तो 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 19.6। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको और अच्छे से करोगे, सॉरी, ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों किया? क्योंकि ये डेसिमल हटाना है मुझे, तो 49 इंटू 49 इंटू 10 डिवाइड बाई 196। जरा देखो ये कितनी बार में जाएगा, बताओ जरा कितनी बार में जाएगा ये, 7 7 जार, ठीक है, 7 2 जार 7, 8 जार, ठीक है ना, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 8 56, ठीक है, 8, ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, सो दिस विल बिकम 490 डिवाइड बाई 4, करो जरा कितना आएगा, करो, 2 से भी कट जाएगा ये, 2 4, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 5 जार, तो 245 डिवाइड बाई 2, करो जरा इसको डिवाइड, 1 2 4.5, ये आंसर है क्या, चेक करो, सॉरी 122.5, सॉरी 122.5, आयु सिंह 122.5 सही है। ठीक है, आ गया, क्लियर हुआ ये, सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज रह गई यहां पर, टाइम निकालना है हमको, टोटल टाइम। चलो जी, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ओके, सो टोटल टाइम के लिए देखो, ऑब्जेक्ट नीचे से ऐसे फेंका था, ऊपर गया और ऊपर जाके फिर वो वापस आ गया। ठीक है, तो जहां से फेंका था वापस वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो उसमें क्या है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टोटल टाइम तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 49 से ऊपर फेंका था, ठीक है ना, 49 मीटर पर सेकेंड,
ये थी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम पीरियड हमसे पूछा है, जी की वैल्यू नेगेटिव ले लेना है, ठीक है, एंड टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टी, टी से एक ये टी कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 49, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अच्छा, तो t इज इक्वल टू 49 इंटू टू डिवाइड बाई 9.8, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू टू इंटू 10 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 98, क्योंकि ये डेसिमल जो पॉइंट है वो हटाना पड़ेगा, तो दिस इज 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, ये टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 10 सेकेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं एक शॉर्ट ट्रिक, मैंने आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट भी बताया था एच मैक्स का, एच मैक्स का एक डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, यू क्या था, देखो जरा फॉर्मूले में, ये होगा हमारा डायरेक्ट रिजल्ट यू स्क्वायर बाई 2g, तो u कितना था 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है? तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे आप, तो ये दिस विल गिव यू 122.5 मीटर, ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो, वो आया ही यहीं से, इसी क्वेश्चन से। और जब टाइम पीरियड का बोला जाएगा तो ऊपर जाने का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू बाई जी होता है, नीचे आने का जो टाइम होता है वो होता है टी, जो डाउन आने का है, डिसेंट है, वो यू बाई जी है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस हमने हटा दिया तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u बाई जी। अगर आप देखो इस भी फॉर्मूले में अगर डायरेक्टली आप पुट कर देते तो 49 डिवाइड बाई 9.8, अगर इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 98 डिवाइड बाई 9.8 विच इज रफली अराउंड 10, रफली क्या मतलब वो एग्जैक्टली आएगा 10 आ जाएगा यहां से डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ये? चलो जी, अगला क्वेश्चन, stone is released from the top of a tower of height 9.6, calculate its final velocity just before touching the ground, कितनी हाइट से रिलीज किया है, 19.6 मीटर की हाइट से रिलीज किया है, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कितना था 13, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जरा देखो, एक एक ड्रॉप किया गया है उस स्टोन को फ्रॉम द हाइट विच इज इक्वल टू 19.6, तो वो जब वो ड्रॉप करा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड, और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो आपसे ये बिफोर जस्ट टचिंग द ग्राउंड वो वेलोसिटी आपसे पूछी है, ठीक है, तो इस वाले में आपको इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, जरा बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम नहीं दे रखा, वो थर्ड इक्वेशन में यूज की जाती है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है, तो u तो जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh हो जाएगा, बोलो जी क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ ये, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, बोलो जी अंडर रूट 2gh, अब h आपको दे रखा था, g की वैल्यू आप 9.8 ले लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 रख दिया वैल्यू को, सो दिस विल गिव यू 2 इंटू 9.8 कितना होगा जरा देखो, 2 इंटू 9.8 ये हो जाएगा 19.6, क्या होगा 19.6 इंटू 19.6 विच विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर है, बोलो जी अंडर रूट 19.6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, जब ये कटेगा तो देखो जी v की वैल्यू क्या आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड, सो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या कहें just above the ground the velocity will be 19.6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया यहां तक, चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है, क्विज मास्टर, नेक्स्ट ये हो गया स्टोन वाला, अगला देखो, stone is thrown vertically upward with the initial velocity 40 meter per second taking g is equal to 10 meter per second square
फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैक्सिमम हाइट तक कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो जी देखो जी, हमें 10 लेना है, इतना भी उसने बोल दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया ये हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखते हैं। तो जब ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, और अपवर्ड है तो जी की वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक अपर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये एच निकालना है, ठीक है, ये एच निकालना है इसका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एच मैक्स का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यू स्क्वायर बाई 2g। और तो यहां पर आ जाएगा ये u की वैल्यू 40, उसका स्क्वायर करोगे 2 इंटू 10, तो ये बनेगा आपका कितना 1600 डिवाइड बाई 20, ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 80 मीटर। तो एच मैक्स कितना हो गया, 80 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर आपको लेंदी प्रोसेस करना है, आपको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, तो यूजिंग, ऐसे लिखोगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे तो क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जरा देखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर, एंड जी की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो ये एच मैक्स हमें मिल जाएगा। अगेन ये कट जाएगा तो एच मैक्स की वैल्यू ऑलरेडी अब जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी वही निकल के आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो, इसके बाद उसने बोला है कि ऊपर जाने के बाद वो बॉडी नीचे भी आ जाएगी, देखो जरा, यहाँ पे जाने के बाद वो बॉडी ऐसा तो नहीं है कि हवा में रुक जाएगी, या फिर वापस आएगी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऊपर जाने का 80, नीचे आने का 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 80 प्लस 80, कितना हो जाएगा 160, कितना होगा 160 मीटर। क्लियर है, वेरी गुड सूर्यांश पाल, जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, गुड, सभी लोग देख रहे हैं ना, ठीक है 160, प्रत्यांशु वेरी गुड, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन 15th, सबको सबको समझ में आ गया होगा 15th क्वेश्चन। चलो जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16th पे, क्वेश्चन नंबर 16th पे। चलो 16th क्या है, calculate the force of gravitation between the earth and sun given that the mass of earth is this and the mass of earth sun is this and average distance between them is this। so हमको ये निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। चलो जी, बहुत ही लंबा कैलकुलेशन होने वाला है, बाकी वो तो इजी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, ये जी हटा देते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई जो एवरेज डिस्टेंस उनके बीच में, उसका स्क्वायर करना है। तो 6.67, अभी जैसे आप लोग बोल रहे थे कि यूनिट के साथ करना है, तो -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर इनटू मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 30 केजी है, यही दे रखा था 2 इंटू 10 टू द पावर 30, यस, and the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg, divide by what is the distance, what is the distance, you see what is the distance, 1.5 into 10 to the power 11, 1.5 into 10 to the power 11, और उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, केजी स्क्वायर ये दोनों केजी को काट देगा, तो न्यूटन में आ जाएगा 6.67 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाई ये 2.25 हो जाएगा, बोलो जी, इसका स्क्वायर करोगे, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 22। क्लियर है, एक चीज मिस आउट हो रही है यहाँ पे, 10 टू द पावर -11। चलो जी, आंसर आ जाएगा न्यूटन में। तो इस चीज को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 6.67 इंटू 12 डिवाइड बाई 2.25 इंटू 10 टू द पावर, देखो जरा, ये ऊपर जाएगा 33 बन जाएगा, 30 प्लस 24 माइनस 33 हो जाएगा, क्योंकि 22 ऊपर जाके -11 और करोगे
-11 और कर दोगे तो -33 हो जाएगा. सो दिस विल बी रफली अराउंड, चलो 667 डिवाइड बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, क्योंकि ये डेसिमल हटा देने हैं, मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू ये हो जाएगा 33. सो दिस विल बी -33 करोगे तो माइनस का 3 होगा, प्लस तो प्लस का 21 आएगा. ठीक है, चलो जी करो जरा वीके सूर्यांश. चलो जी जल्दी बताओ. जल्दी बताओ ये कितना आएगा. मल्टीप्लाई करो और फिर चेक करो आप आंसर. चेक करो. कितना आया ये. This will come around 35.573 into 10 to the power 21 Newton, or this will be equal to 3.55 into 73 into 10 to the power 22 Newton. ठीक है, रफली अराउंड तो 3.55, दिस विल 3.56 के अराउंड हो जाएगा. 3.56. ठीक है, देख लो जी कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. ठीक है, चेक करो जरा आंसर. हो गया. अगला क्वेश्चन करते हैं. स्टोन इज फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ द 100 मीटर हाई एट द सेम टाइम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरा मार्क कर लो. 34th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं. हाँ हाँ, क्यों क्यों पूरी एक्सरसाइज नहीं कराएं. 5 6 दे रहा है. ठीक है, ठीक है प्रत्यांशु, ठीक है. चलो जी क्वेश्चन नंबर 34. 34 क्या पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है क्या आज. देखो एक देखो एंड कब होगी क्लास. आज ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आपके बचे हुए 5 क्वेश्चंस मैं आपकी क्लास में करवा दूंगा या नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ आज ये वाला क्वेश्चन कर लो बस, 34th वाला. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये मैं आपको बता देता हूँ आपको. ठीक है, एक a stone is allowed to fall from the top of the tower of 100 मीटर high. ठीक है, एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 20 मीटर per second. Calculate when and where the two stones will meet. ठीक है, जरा देखो क्वेश्चन क्या है. पहले थोड़ा सा पेपर बढ़ा लेता हूं मैं, हाँ, क्योंकि बस लास्ट क्वेश्चन है ये. चलो जी क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है देखो. क्वेश्चन नंबर 16th हो गया था, 16th के बाद 17th क्वेश्चन होगा. ये जरा चेक करो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 17th होगा. ठीक है, उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं. तो एक 100 मीटर हाई टावर है. कितना है, 100 मीटर हाई टावर. ठीक है, एक स्टोन ऊपर से ड्रॉप किया गया है. लेट्स से दिस इज स्टोन, स्टोन नंबर 1. ठीक है, तो ये ड्रॉप किया गया है तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा होगा. क्लियर है. एट द सेम टाइम जब ये ड्रॉप किया गया है एक दूसरा स्टोन ऊपर की तरफ फेंका गया है. कितनी स्पीड से फेंका गया है देखो जरा, 25 मीटर पर सेकेंड से. 25 मीटर पर सेकेंड से, इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ. तो इसका u कितना रहेगा, 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, समझ में आया यहां तक. तो ये बीच में कहीं पर इस पॉइंट पर, लेट से इस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगे. ये इधर पे ऐसे जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा. सो लेट से दिस डिस्टेंस इज, लेट से दिस डिस्टेंस इज, ऊपर वाले के लिए ये डिस्टेंस लेट से ले लेते हैं x.
तो ये नीचे वाले ने डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। बोलो जी, समझ में आया ये? इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, ये चीज सबको समझ में आ गई? बोलो जी, इतनी चीज सबको समझ में आई? तो ऊपर वाला ड्रॉप किया गया, उसने डिस्टेंस लेट से कवर किया एक्स, इसने जो कवर किया होगा 100 माइनस एक्स, इसको यहां आने में टाइम लगा टी, ठीक है? तो इसको भी यहां से, क्योंकि सेम टाइम पे जब वो ड्रॉप किया गया था और उसी टाइम पे ये फेंका गया, तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, लेट से इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं मीटिंग पॉइंट हो गया ये, लेट से सी, ऊपर वाला पॉइंट है ए, नीचे वाला पॉइंट है बी। तो जो सी पॉइंट पर नीचे वाला पार्टिकल पहुंचेगा, वो भी यहाँ जो पहुंच रहा है वो कितने टाइम में पहुंच रहा है, कितना टाइम लगेगा उसको, देखो जरा, उसको कितना टाइम लगेगा, उसको भी कितना टाइम लगेगा, टी टाइम ही लगेगा। क्लियर है? क्योंकि ऊपर से जिस टाइम पे ड्रॉप किया गया है, इधर से नीचे से फेंका गया है, तो ये सेम टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा उसको एक्स डिस्टेंस कवर करने में, नीचे वाले को 100 माइनस एक्स कवर करने में। तो हम क्या करेंगे, फॉर स्टोन वन, सॉल्यूशन देखो जरा, फॉर स्टोन वन, पहले वाले स्टोन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डिस्टेंस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे की तरफ मोशन होगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले के लिए जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है? नेगेटिव लेनी पड़ेगी, नीचे वाले के लिए नेगेटिव जी लेंगे, नेगेटिव, ठीक है? चलो जी देखो, सो एच कितना हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, ये एक्स, इनिशियली वो ड्रॉप किया गया था, पहला वाला तो ड्रॉप किया गया, तो यू जीरो रहेगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। फिर हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है, लेट से जी की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, अब यहां पर ही आपको देखो दिया नहीं गया है, ऐसा कुछ दिया है उसने, दिया नहीं गया, तो 9.8 लेना भैया, ठीक है? 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है ये बात? बोलो, तो ये बन जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। बोलो, एक्स की वैल्यू मिल गई, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब फॉर स्टोन, फॉर स्टोन बी वाले के लिए देखेंगे, फॉर स्टोन बी, या फिर फॉर स्टोन सेकंड, फॉर स्टोन नंबर 2 जो कि बी पे है, बी पॉइंट पर है। अब ये ऊपर की तरफ फेंका गया, तो इसने डिस्टेंस जो कवर किया है, ध्यान से देखो जरा, इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच की वैल्यू जो होगा, हाइट कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ठीक है? u कितना होगा जरा देखो, u है 25 इंटू टी, जी की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो ये बनेगा माइनस, माइनस जी, जी की जगह हम लोग लिख लेंगे 9.8 माइनस का, है ना? ये तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। बोलो, समझ में आया यहां तक? क्लियर हुआ यहां तक? बोलो हाँ या ना? तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 टी माइनस 49 टी स्क्वायर, सॉरी 4.9 टी स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है? अब अब x की वैल्यू को उठाओ जरा और यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, यहां से x की वैल्यू उठाओ और यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो 100 माइनस x की वैल्यू कितनी थी, 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। क्लियर हो गया ये? बोलो जी, जब ये इस साइड भेजोगे तो ये बचेगा 100, यहां बचेगा, ये हो जाएगा 25t, ये चीज इधर जाएगी तो प्लस का 4.9 टी स्क्वायर, ये ऑलरेडी में यहां पर 4.9 टी स्क्वायर था, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 25t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेकेंड्स। बोलो जी, क्लियर हो गया? तो अगर तुमसे पूछता है व्हेन दे विल मीट, एक ऊपर से छोड़ा गया, नीचे से 25, तो कहां पर मिलेंगे, सॉरी कितने टाइम पर मिलेंगे, 4 सेकेंड्स। सो आंसर यहां पे लिखोगे, सो द स्टोन विल मीट आफ्टर
4 सेकेंड्स। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि कहां मिलेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए देखो जरा, ऊपर वाले स्टोन के लिए हमने x निकाल रखा है। देखो जरा, यहां पर x की वैल्यू निकाल रखी है, तो x इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लो यहां पर 4.9 इंटू टाइम, आपको पता चल गया 4 स्क्वायर, तो 4.9 इंटू 16 कर दो जरा। जरा बताओ मीटर में कितना आंसर आएगा, करो जरा। सो द आंसर विल बी 78.4 मीटर। तो ऊपर से देखा जाए तो ये 78.4 हो जाएगा। तो फ्रॉम ग्राउंड वैल्यू निकालो जरा। फ्रॉम ग्राउंड सॉरी, फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंड 100 माइनस एक्स कर दो जरा, कितना डिस्टेंस होगा। तो ये 100 माइनस एक्स की वैल्यू है 78.4। सो द आंसर विल बी 6 पॉइंट लिखो जरा, 100.078.4 सब्ट्रैक्ट कर दो यहां पे, ये बचेगा 6 1 और यहां पर हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 21.6 मीटर अबव। सो they will meet they will meet sorry they will meet at 21.6 मीटर above the ground। ठीक है, ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये रफ है, रफ वर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। सन आ गया होगा क्वेश्चन ये। क्लियर हो गया ये। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर क्लास लेंदी हो जाएगी। चलो जी, ओके, बाय बाय। ठीक है, आंसर चेक। अच्छा, यहां पर क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप जी की वैल्यू 10 ले लोगे, तो फिर वो 80 और 20 आ जाएगा आंसर। देखो जरा, क्योंकि जैसे यहां पर आप देखो 10 लोगे, देखो ये वैल्यू अगर आपने यहां पर 10 ली, ठीक है, तो 10 लेने पर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा। जब 10 लोगे तो ये फैक्टर आएगा 5 का, तो जब 5 का फैक्टर आएगा तो 16 5 जार 80 हो जाएगा। तो ऊपर से 80 होगा तो नीचे से 20 हो जाएगा, तो ग्राउंड से 20 मीटर पे रहेगा। अगर वैल्यू आपने 9.8 ली है तो उसका आंसर, उसके हिसाब से आंसर कितना आ रहा है, 21.6 आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, आपको होप ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस। बस 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग ऑफलाइन क्लास में समझ लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।